Ah, ah, oh God, shit. अरे हाँ वो, एक मिनट जरा चुप हो ना। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, तेरे ही कान बज रहे हैं। नहीं, कोई तो था, मुझे साफ आवाज आई थी। अच्छा तुम चलो, मैं देखती हूँ। सिया ऐसे बोलकर आवाज का पीछा करने लगी। वो गांव की ही एक गरीब सी लड़की थी। पीछा करते करते वो एक झाड़ियों वाले से इलाके में आ गई, जहां सुनहरे बालों वाला एक लड़का जोर जोर से करहा रहा था। बेचारा न जाने कौन है, परदेसी लगता है, मुझे देखना चाहिए। सुनिए। आ आ आ, आ सुनिए। कौन है? हु आर यू? है सिया, ये इसने क्या बक दिया? My feet is hurting. Please help me. अंग्रेज है शायद। चल सिया, तू भी अपनी अंग्रेजी दिखा दे। सुनिंग, वो हम पूछेंग तुम्हारी कहीं चोट लगिंग या तुम ऐसे ही चिल्लाइंग? और तुम कौन होइंग? अरे नहीं साहब, आपको तो पाँव में बड़ी गहरी चोट है। चलिए, मेरे बाबा हकीम है, वो आपकी मरहम पट्टी कर देंगे। आप मेरे साथ चलिए। शॉन को लेकर सिया अपने घर में आ गई, जहां सिया ने अपने बाप को पूरी बात बताई और उसने शॉन को मरहम पट्टी कर दी। लो बेटा, तुम्हारी मरहम पट्टी पूरी हुई। अब बताओ कि कैसा लग रहा है? वो एक्चुअली बाबा, मैंने आपको बताया था ना, ये अंग्रेज है, ये हमारी भाषा नहीं समझेगा। मैं इससे अंग्रेजी में ही पूछती हूँ। तुझे अंग्रेजी बोलनी आती है? हाँ बाबा, अभी दिखाती हूँ आपको। सुनिंग, अब आपको कैसा महसूस होइंग? अच्छा महसूस हो रहा है। हे भगवान, आप तो हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या आप हिंदुस्तानी हैं? नो, मैं इंडियन हूँ भी और नहीं भी हूँ। वो एक्चुअली मेरी मम्मी इंडियन है और मेरे डैडी अमेरिकन। वैसे तो मैं अमेरिका में ही ग्रो हुआ हूँ, पर मेरी मम्मी ने मुझे हिंदी बोलना भी सिखाया है। क्या बात है। वैसे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। श्रीमान, हम विलायत नहीं गए हैं कभी भी, इसीलिए हम ऐसी ही अंग्रेजी जानते हैं। शॉन और सिया में ऐसे ही बातें होने लगी। सिया बस सीधी सादी सी ही लड़की थी, जो कि शॉन को पहली नजर में काफी अच्छी लगी, और ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो गई। सिया बेटा कहाँ है? माँ, मुझे शॉन अपनी विदेश की फोटो दिखा रहा है। ले कुछ खा ले और शॉन को भी खिला देना। शॉन बेटा, आज रात को तुम यहीं रुक जाना। नो आंटी, मैं पहले ही काफी देर रुक गया। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। अब मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। शॉन ऐसे बोलकर सिया के घर से चला आया, लेकिन उसके मन में से सिया का ख्याल था कि निकल ही नहीं रहा था। अगले दिन वो फिर से उससे मिलने आया और ऐसे ही सिया को भी धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा। और फिर वो दिन भी जल्दी आ गया जब शॉन ने सिया के घर वालों से उसका हाथ मांग लिया। शॉन बेटा, तुम तो हमें पहले ही नजर में पसंद आ गए थे। जाओ, दे दी हमने तुम्हें अपनी अमानत, ले जाओ। हम बहुत खुश हैं बेटा, बस हमारी बेटी को खुश रखना। माँ बाप से आशीर्वाद लेकर उनकी इकलौती बेटी श्रुति विदा होकर विलायत आ गई। शॉन के माँ बाप को लव मैरिज से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए शॉन ने उन्हें अपनी शादी के बारे में बता दिया और घर पहुंचते ही शॉन का श्रुति के साथ स्वागत किया गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इंडिया से डायरेक्ट बहू लेकर आएगा। आजा बहू, तेरा मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया, अपनी भाभी के लिए जाओ, जल्दी से गृह प्रवेश की थाली लेकर आओ। नो मामा, नेवर, मैं नहीं लाऊंगी। सोफिया, what's wrong with you? Mommy, I don't accept her as my bhabhi ji. So I'm very sorry. I'm not welcome her in my home. Sophia, but why you don't? Because she don't want and I'm also with her. लेकिन क्यों? अच्छा ठीक बात है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाऊंगी। गीता की बेटी और उसकी देवरानी को श्रुति का शॉन की जिंदगी में आना पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने उसका गृह प्रवेश करवाने से भी इनकार कर दिया। लेकिन गीता ने बड़ी खुशी से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया और खुशी खुशी उसका स्वागत भी किया। आज श्रुति की अपनी विदेशी ससुराल में पहली रसोई थी। भगवान जी, मुझे तो इतनी चीजों का इस्तेमाल भी करना नहीं आता है और साथ ही ना विदेशी खाना बनाना आता है। मेरा क्या होगा अब? चल श्रुति, भगवान का नाम ले और जो भी तुझसे आता है वही बना ले।
श्रुति ऐसे खुद से ही बोलते हुए खाना बनाने को लग गई और उसने अपने विदेशी ससुराल में पहली रसोई में खीर, पूरी और सब्जी बनाई। कुछ देर बाद जब सभी टेबल पर आए, Oh my God, this is so good. Geeta, she cooks like you cook on your first rasoi. So good, really so good. Dear Eliza and Sophia, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा चखा देखो। खाना देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। I don't eat this kind of food. Look at this weird dish. It's only oil or nothing. That's right. I also don't eat food like this. मेरी समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैंने ये सब कुछ बहुत दिल से बनाया है, तो आप खा लीजिए ना। हो गया आपका इमोशनल ब्लैकमेल। मामा, आई एम गोइंग आउटसाइड। सोफिया ऐसे बोलकर बाहर चली गई और एलिजा ने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन गीता ने अपनी बहू की पहली रसोई का बनाया खाना चखा। कब से मैं इस स्वाद को तरस गई थी। बहुत अच्छे श्रुति बेटा। गीता की बात सुनकर श्रुति को अच्छा सा लगा। ऐसे ही श्रुति ने सभी के लिए शाम को भी खाना बनाया और सभी काम जिम्मेदारियों से किए। लेकिन चाची, सास और नंद को श्रुति एक आंख भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो दोनों उसे वहां से भगाने की प्लानिंग करने लगे। अगले दिन, तो मेरे भाई की वाइफ हो तो देखती हूँ कि तुम कितने काबिल हो। जाओ सुपरमार्केट से मेरे लिए थोड़ी ग्रोसरी लेकर आओ। आ लो, मेरा भी सामान ले आना। श्रुति बेचारी उन्हें मना नहीं कर पाई और कुछ भी पता नहीं होते हुए भी वो सुपरमार्केट से सामान लेने विदेश की सड़क पर निकल गई। वैसे तो ये पता मुझे लिख कर दिया है, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकती। अब कहाँ जाऊँ? एक तरफ सोफिया भटक रही थी तो वहीं दूसरी तरफ। वाह चाची, दिमाग लगाकर उस आवत को कैसे निकाल दिया अपने घर से। मजा आ गया। That's right. I'm really happy right now. Let's celebrate it. Yay! दोनों चाची भतीजे घर में श्रुति को रास्ता भटकवाकर खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति भटकते भटकते सुपरमार्केट की जगह एक क्लब वाले एरिया में आ गई, जहां कुछ लड़के उसे छेड़ने लगे। हे भगवान, ये तो कोई ठर की जगह लग रही है। भाग यहाँ से श्रुति। Hey, beautiful. You're looking gorgeous. What's your name? अरे भाई साहब, हमें ये अंग्रेजी समझ नहीं आती है, हमें जाने दो। Who are you? बेचारी श्रुति को अंदाजा भी नहीं था कि वो भोली सी चिड़िया किस जाल में आ फंसी थी। श्रुति को छेड़ने वहां कई लड़के आ गए। वो बेचारी डर ही रही थी कि किस्मत से उसे शॉन ने देख लिया और Hey, who are you? Who are you all? Go away from my wife. Who are you, man? She's your wife? Yes, she is my wife and go away from her just now. शॉन की बात सुनकर वो सभी लड़के श्रुति से दूर हट गए। श्रुति, तुम ठीक तो हो? डोंट वरी। शॉन ने श्रुति को गाड़ी में बिठाया और वो उसे सीधा घर लेकर पहुंचा। घर जाते ही उसने घर को सिर पर उठा लिया और सोफिया और आंटी, क्यों किया आपने ऐसा? I mean why? Bro? Don't call me bro. I am not your brother. If you don't happy in my happiness, you mean it, girl. वैसे हद हो गई है सोफिया और एलिजा। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद तो कभी नहीं थी। सोफिया तो चलो छोटी है, लेकिन तुम एलिजा। गीता की बात सुनकर दोनों चाची भतीजी का सर शर्म से नीचा हो गया। बस फिर क्या था, आज के ही दिन से सोफिया और एलिजा ने श्रुति के साथ कुछ भी करने से डरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी अच्छाई से अब उनका भी दिल खुश हो रहा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। ओहो, आज फिर से मेरे साथ यही हो गया। अब मुझे आधी सब्जी फेंकनी पड़ेगी क्योंकि इस मिट्टी वाली सब्जी को तो हम खा नहीं पाएंगे और कम रोटी में ही गुजारा करना पड़ेगा। इस खंडहर घर से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और इस खंडहर वाले घर को ठीक करने के लिए इतने पैसे चाहिए जो मैं ट्यूशन पढ़ाकर भी 1-2 साल में नहीं कमा पाऊंगी। अरे क्यों परेशान हो रही है, ये तो रोज की बात हो गई है। अभी तक तुझे अपने खंडहर वाले घर की आदत नहीं हुई है। मैं आदत लगने भी नहीं देना चाहती माँ। रोज सोचती हूँ कि कैसे ना कैसे इस खंडहर को ठीक करा लूं, लेकिन इसमें दिक्कत ही इतनी है ना कि मुझे जन्म लग जाएंगे इस खंडहर को ठीक करवाने में। देख रही हो ना कैसे छत में पपड़ी निकल रही है, मसाला झड़ रहा है, कुंडियां टूटी हुई है, फर्श भी खराब है, सफेदी निकल गई है और हर जगह से टूट रहा है। हाँ बेटा, मैं तेरा दुख दर्द समझ सकती हूँ। काश हम भी बंगले जैसे घर में रहते, लेकिन मुश्किल है इस खंडहर से बाहर निकलना और इसे ठीक करना। हमारी बेटी बच्चों को दिन रात ट्यूशन पढ़ाकर इतनी मेहनत करती है
कि कैसे न कैसे पैसों का जुगाड़ हो जाए, लेकिन उतने ही पैसे आते हैं जिससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाई जाए। हाँ, लेकिन देखिए ना हमारी बेटी ने घर को कैसे सजा रखा है। हाँ, ये तो है। अब मेरी तारीफ करना बंद कीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया और नाश्ता भी। हाँ ठीक है। फिर वो सब बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। इतने में हवा आने से टूटी हुई खिड़की टूटकर गिर जाती है, जिससे रजनी डर जाती है। मम्मी, ये खिड़की भी ना आए दिन टूटकर गिर जाती है और मैं बार बार डर जाती हूँ। खिड़की जुड़वाने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। आज राजू और तमन्ना से फीस मांगूंगी, उनका महीना पूरा हो गया है। रजनी, 6-7 महीने से तूने अपने लिए कोई भी चीज नहीं खरीदी, बस घर का राशन लाती है या फिर हमारी दवाई, और उसके बाद कुछ बच जाए तो तू वो इस घर में लगाने की कोशिश करती है। तेरे पास सूट नहीं है, 3 सूट में तो इतने महीने से काम चला रही है। अपने लिए तू सबसे पहले कपड़े लेकर आना। अब खिड़की की तरफ में कोई जुगाड़ कर दूंगा या जोड़ दूंगा। पापा, मैं 3 सूट में ही खुश हूँ। मुझे कौन सा किसी बंगले में शादी करके जाना है। वैसे भी इस खंडहर में मुश्किल है मेरा रिश्ता आना। भले ही हम खंडहर में रहते हैं, लेकिन क्या पता भगवान के चमत्कार से तुझे किसी बंगले से शादी का रिश्ता आ जाए और तू किसी ऐसे बंगले वाले घर में चली जाएगी ना, तो हम दोनों को बहुत तसल्ली होगी। कम से कम तू वहाँ पर राजकुमारी की तरह रहेगी। हम तो तुझे रख नहीं पाए। मम्मी पापा, आप ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। मैं भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चली जाती हूँ। काश हमारा घर खंडहर नहीं होता तो तुझे भी दूर पढ़ाने नहीं जाना पड़ता, और न तेरे ट्यूशन वाले बच्चों को हमारा घर भूत बंगले जैसा लगता। जी, ये कहकर रजनी अपना झोला लेकर ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर चली जाती है। विवेक, तुमने मैथ्स के सम्स किए थे ना, जो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए दिए थे? राजू, तमन्ना, तुम अपनी फीस लेकर आए हो ना? आज फीस का टाइम हो गया है। हाँ दीदी, अभी मम्मी पैसे लेकर आएंगी। रजनी सब बच्चों को पढ़ाती है। उसके बाद अलग अलग जगह पर होम ट्यूशन देकर शाम को 7 बजे घर आ जाती है। फिर अपने माता पिता के लिए खाना बनाने लगती है कि बेमौसम बारिश शुरू हो जाती है, जिससे खंडहर घर की दरारों से पानी टपकने लगता है। दीवारें भी सील जाती हैं। ओहो, इस निकम्मी बेमौसम बारिश को भी अभी होना था। घर वैसे ही टूटा हुआ है, खंडहर सा है कि और कीच होने लग गई। सुबह खाने में पपड़ी गिर गई, अब पानी की बूंदें टपक रही हैं। तभी कविता जगह जगह बर्तन लगा देती है। परेशान मत हो, मैंने बर्तन लगा दिए। तू खाना बना, इस तरफ पानी नहीं आ रहा। हाँ माँ। रजनी खाना बना देती है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है तो घर के लोग खाना भी खा लेते हैं। रजनी का घर भले ही छोटा और खंडहर जैसा दिखने वाला था, लेकिन उसे भी वह रंग बिरंगे कागज के फूल बनाकर सुंदर से सजा कर रखती है और हाथों से तोरण बनाकर चौखट पर लगाती है। एक सुबह रजनी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा ही रही थी। बड़े अमीर घर की गाड़ी उसके घर के बाहर खराब हो जाती है। फिर निर्मला गाड़ी से बाहर निकलती है। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ड्राइवर, जाओ मैकेनिक को लेकर आओ। अब मुझे इस बेकार सी जगह पर खड़ा रहना पड़ेगा। सुनिए, आप ऐसे धूप में कब तक खड़ी रहेंगी? आइए अंदर बैठ जाइए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप आ जाइए, क्योंकि आपके ड्राइवर आने में 1 घंटा लगा देंगे, क्योंकि मैकेनिक पास में नहीं है, इसलिए बोला। अच्छा ठीक है। निर्मला जैसे धीरे धीरे उसके खंडहर वाले घर के अंदर जाती है, ये देख उसका मन अजीब सा हो जाता है, पर घर की सजावट को देख खुश भी हो जाती है। इतने में रजनी उसे बिठाकर पानी ले आती है। मैं जानती हूँ मेरा गरीब खंडहर का घर देख आप चौंक गई हैं। हर चीज यहाँ पर टूटी फूटी है ना? हाँ, पर इस घर को तोरण और रंग बिरंगी चीजों से भी तो सजाया हुआ है। ये तुमने किया है? जी, माँ कहती है कि हमारा खंडहर जैसा घर है तो मैं इस घर को ना सजाऊं, क्योंकि सजाने से ये तब भी खंडहर ही रहेगा। लेकिन मेरा मन करता है चाहे 4 दीवारी ही सही, घर अपना है तो सजाने में कैसी शर्म। तुम्हें पता है घर सिर्फ 4 दीवारी से नहीं बनता, घर को रहने वाले लोग घर बनाते हैं, और इस खंडहर घर को तुमने बहुत अच्छे से सजा रखा है। अगर तुम खंडहर को ऐसे सजा सकती हो तो बंगले को किस तरह से रखोगी? मुझे लगता है पहली नजर में ही मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? आप ये क्या कह रही हैं? आप मजाक कर रहे हैं? आपको आए हुए कुछ देर हुई है और आप हमारी बेटी को अपने बंगले की बहू बनाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? क्या हुआ? क्या खंडहर में रहने वाली आपकी बेटी के लिए बंगले से रिश्ता नहीं आ सकता? मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सच? अगर आप चाहती हैं तो हमें भी रिश्ता मंजूर है।
और फिर निर्मला के बेटे ऋषभ से रजनी की चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। इतने बड़े सुंदर बंगले जैसे ससुराल को देख रजनी चौंक जाती है। बाप रे बाप, इतना बड़ा बंगले का ससुराल देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं खंडहर से उठकर यहाँ आ गई। अब तो मैं बहुत ऐश करके रहूंगी, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। क्या हुआ, खंडहर से आई भाभी अपने बंगले जैसे ससुराल को देख चौंक क्यों गई हो? अब मुंह भी बंद कर लो। ऐसे अपनी भाभी से कोई बात करता है क्या? ऐसी बात नहीं करूं तो कैसी करूं? आपको भी भैया की शादी खंडहर की लड़की से करवाना था। सुनो, मजबूरी है कि मैं तुम्हें अपनी भाभी मान रही हूँ, वरना कभी नहीं मानती। रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुरीली अपने कमरे में चली जाती है। तभी सास उसके आंसू पोंछती है। बहू, तुम चिंता मत करो, वो छोटी है, मुंहफट है, कुछ भी बोलती है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे या ऋषभ को बता देना, ठीक है? जी माँ जी। ये सब कहकर सब कमरे में चले जाते हैं। रजनी अपने बड़े बंगले जैसे ससुराल को देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह काफी भारी साड़ी और मोटे मोटे गहने पहनकर तैयार होकर रसोई का खाना बनाती है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं खंडहर जैसे घर से उठकर इस बंगले में आ गई हूँ। जैसे मेरे घर में परेशानी थी वैसी यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ना फर्श खराब होगा, ना टाइल खराब होगी, ना ही दरवाजे और कुंडियाँ बेकार होंगी, ना ही दीवार या छत की सीलन वाली दिक्कत होगी, और खाना भी अच्छा अच्छा खाऊंगी। कुछ देर बाद पहली रसोई का खाना बनाकर जब वह सबको खिलाती है तो उसे महंगे महंगे नेक मिलते हैं, जिसे देख वो खुश हो जाती है। थैंक यू मम्मी जी, पापा जी, बहुत सुंदर गिफ्ट है ये, मैं तो इसे रोज घर में पहनूंगी। ओहो, कितनी ड्रामेटिक किस्म की हो तुम, कभी देखा नहीं ना इतना एक्सपेंसिव नेकलेस और बैंगल्स। कैसे बौखला गई हो। वैसे खंडहर जैसी जगह में तुम्हें सब देखने को भी नहीं मिल सकता था। सही कहा दीदी आपने। सुरीली, तू फिर बोली। अपने नाम की तरह कब होना शुरू करेगी? तेरी भाभी तुझसे बड़ी है, थोड़ा आदर सम्मान कर। बहुत मुश्किल है पापा ये सब। तभी सुरीली वहां से उठकर चली जाती है। दिन गुजरते हैं। रजनी अपने बंगले जैसे ससुराल में बहुत खुशी से अच्छा खाना खा रही थी, अच्छा पहन ओढ़ रही थी। एक दिन कहते कहते उसे अपने माता पिता की याद आ गई। नहीं, मुझे ये खाना नहीं खाना। 1 महीना हो गया है, मैंने अपने बूढ़े माता पिता को एक बार भी याद नहीं किया। मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे? और अब तो मैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ा रही, कहाँ से उन पर खाने पीने के लिए चीजें आएंगी? और मैं आराम से अपने बंगले के घर में हूँ और वो वहाँ खंडहर में। माँ जी, आप मेरे माता पिता को यहाँ पर बुला लीजिए, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे पापा बीमार भी हैं, आपके इतने बड़े बंगले में उन्हें बस एक कमरा दे दीजिए। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ बहू, इसलिए तुम अपने माता पिता को आज ले आना। What nonsense माँ, इस खंडहर वाली भाभी ने कुछ बोला और आपने मान लिया। एक तो ये भी वहीं से उठकर आई है, अब इसके पेरेंट्स को भी आप यहाँ पर रखोगी तो आसपास के लोग हमारी कितनी खिल्ली उड़ाएंगे। ये हमारी बंगले के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चुप कर तू, बहुत बोलने लगी है। कल को यही चीज हम दोनों के साथ होगी तो तू भी अपने माँ बाप को नहीं रखेगी ना, थोड़ा तो सोच। उसके अलावा उसके माता पिता का कोई नहीं है, कैसे वो बूढ़े बीमार रहेंगे? अरे वैसे भी तुम छोटी हो, हमारी बहू ने हमसे पूछा है। जाओ बहू, उन्हें लेकर आ जाओ। शुक्रिया मम्मी जी, पापा जी। फिर रजनी अपने माता पिता को खंडहर से बंगले में ले आती है और अपने ससुराल व मायके वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।